हेलो व्यूअर, शिक्षक जंक्शन के इस पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक जंक्शन में हम बाल विकास के दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, बाल विकास अर्थात बच्चों का विकास। तो इसमें हम विकास क्या है इस पे चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। विकास गर्भकाल से लेकर और मृत्यु पर्यंत, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती तब तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है सार्वभौमिक। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक को कह सकते हैं ये सभी प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे विकास जो है शारीरिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, संवेगात्मक रूप से भी होता है। तो ये सभी प्रकार के से जो विकास होता है उसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आगे विकास के सिद्धांत। विकास जो है सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। तो विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं जिसको कि सिद्धांत के रूप में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। पहला सिर से पैर की ओर होता है और दूसरा केंद्रीय भागों में होता है। ये निश्चित है। तो पहला सिद्धांत यही है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। दूसरा सिद्धांत है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। तीसरा सिद्धांत है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु उसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है। बच्चों का जो दांत आता है वो गर्भावस्था में, जब 5 माह का होता है उसी समय इसकी नींव पड़ जाती है। और 5 का सिद्धांत है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह जल्दी बोलने लगता है, और जिसके जो शारीरिक विकास है वो उसकी जो गति है वो मंद होता है, वो मानसिक रूप से तथा अन्य जो विकास है उसका देर से होता है। विकास का अगला सिद्धांत है कि विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र हो रहती है जबकि बाद में मंद पड़ जाती है। इसका अगला सिद्धांत है कि विकास में विभिन्न
स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में जो स्वरूप है, विभिन्न स्वरूप अलग अलग प्रकार के, सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। विकास का अगला सिद्धांत है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों के परिणाम होते हैं। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। उसके लिए वातावरण से सहायता लेनी नहीं पड़ती है। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। और विकास का अगला सिद्धांत है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम, विराम मतलब रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अविराम का अर्थ होता है जो नहीं रुके। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलते रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से परिपक्वतावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। उन कारकों को हम जानते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है वंशानुक्रम। रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, तर्क, बुद्धि, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा होता है। उनके माता पिता का गुण बच्चों में आता है। एक ही माता पिता के संतानों में विभिन्नता पाई जा सकती है। यह भिन्नता का नियम है। भिन्नता का नियम में एक ही माता पिता के जो संतान है उसमें भिन्नता आ सकती है, एक ही तरह का नहीं हो सकता है। दूसरा एक और नियम है कि प्रतिगमन का नियम। इसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। अगर उसके माता पिता बहुत तेज तरार और प्रतिभाशाली हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली ही हो। उनके बच्चे दुर्बल बुद्धि के या मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। विकास के प्रभावित करने वाले कारकों में से अगला कारक है वातावरण। वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्र के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अगला कारक है, अगला जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है आहार, न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा के अपेक्षा आहार में जो पोषक तत्व हैं वो महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। और विकास को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं रोग। अगले कारक हैं रोग, डिसीज। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से भी जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जैसे बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। अगर थायराइड ग्रंथि का स्राव कम हो तो उसकी लंबाई कम होती है। अगर उस थायराइड ग्रंथि का स्राव
बढ़िया ढंग से हो तो उसके बच्चे लंबे होते हैं। जैसे पुरुषत्व के लक्षण, दाढ़ी मूंछ आना, पुरुषों जैसी आवाज़ निकलना या स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इससे भी विकास प्रभावित होता है। विकास के प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं बुद्धि। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। उसके बाद सबसे अंतिम कारक है यौन। यौन भेदों का भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वयःसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। तो ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथि, बुद्धि और यौन का ये कारक विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं कई मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुए रॉस ने कहा कि विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला शैशवावस्था जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बीच में होती है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। और उसका अगला है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष के तक ये अवस्था रहती है। जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विकास की अवस्थाओं के में अलग अलग विचार रहे हैं। तो एक और मनोवैज्ञानिक के विकास की अवस्था के बारे में जानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक हरलॉक के द्वारा दिया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। जनरली इनको सब जनरल माना गया है और इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं 11 भागों में बटा है। जैसे गर्भावस्था, जब गर्भाधान से जन्म तक, ये गर्भावस्था की अवस्था को हरलॉक ने माना है। दूसरा है शैशवावस्था जो जन्म से 2 सप्ताह के बीच के आवर को शैशवावस्था में माना गया है। तीसरा है बचपनावस्था जो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक को कहा गया है। उसका अगला है पूर्व बाल्यावस्था जो तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। उसका अगला है वयःसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक वयःसंधि माना गया है। उसका अगला है पूर्व किशोरावस्था जो 13 से 17 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था को कहा गया है। उसका अगला है उत्तर किशोरावस्था जो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था माना गया है। उसका अगला आता है प्रौढ़ावस्था जो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की जो समय है इनको प्रौढ़ावस्था कहा गया है। फिर उसके बाद आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक मध्यावस्था कहा गया है। और सबसे अंत में 60 वर्ष के बाद जो अवस्था है उनको हरलॉक महोदय ने वृद्धावस्था का कहा है।
एक करके हम इन अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है गर्भावस्था। यह अवस्था गर्भाधान से शुरू होकर और जन्म तक माना गया है। इस सब अवस्था में समस्त रचना, उसका भार, उसका आकार और उसमें वृद्धि जो होता है और आकृतियों का निर्माण होता है, वो इसी अवस्था में होता है। गर्भावस्था में ही बच्चों का निर्माण होता है। इस अवस्था में जो सबसे प्रमुख परिवर्तन जो होता है वो शारीरिक रूप से ही होता है। अगला जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 15 दिन के बीच की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था माना गया है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था है वो होती है बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा, ये सभी का विकास बचपनावस्था मतलब कि तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष के बीच संवेगात्मक विकास बच्चों में होता है। उसके बाद की अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक माना गया है और उत्तर बाल्यावस्था जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच को माना गया है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। जिज्ञासु मतलब जानने की कि ज़्यादातर कि वो क्या है, ये क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं बच्चे, जिससे वो अपने माता पिता और शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। मतलब कि बाल्यावस्था में मतलब 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में बच्चे जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु मतलब बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना पसंद करने लगते हैं। बाल्यावस्था में ही बच्चे समूह में खेलना पसंद करने लगते हैं। उसके बाद की अगली अवस्था है वयःसंधि अवस्था, जो 12 से 14 वर्ष तक रहती है। 12 से 14 वर्ष तक रहती है। वयःसंधि अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है, पुल का कार्य करती है। जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में होता है वो वयःसंधि अवस्था होता है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है कि यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होता है। बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। तो वयःसंधि अवस्था के बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, जो 14 साल से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता, सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। बच्चे जो बनते हैं और बिगड़ते हैं वो इसी समय बनते हैं, किशोरावस्था के समय, और बिगड़ते भी हैं अधिकतर किशोरावस्था के समय ही। तो किशोरावस्था के बाद की अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के बीच को कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की
कोशिश करता है, और यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की भी अवस्था होती है। अधिकतर लोगों का शादी विवाह और प्रौढ़ावस्था में ही होता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था है मध्यावस्था, जो 40 साल से 60 साल तक को कहा गया है। और प्रौढ़ावस्था के मध्यावस्था के बाद सबसे अंतिम अवस्था है वो है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष में प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था हास की अवस्था होती है। हास मतलब दिनों दिन मतलब उसमें गिरावट आते जाती है, उनके स्वास्थ्य में, उनके सामाजिक व्यवहार में। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, कोई याद ज़्यादा रहने नहीं लगता है वो वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज विकास को जाना है, विकास के सिद्धांत को जाना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना है, और सबसे अंत में विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना है। विकास की जो अवस्था है उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग शिक्षाविदों का अलग अलग विचार रहा है। उसमें से हम मुख्यतः 2 शिक्षाविदों या मनोवैज्ञानिकों के विचार को देखे हैं। पहले जो है वो रॉस हैं और दूसरे हरलॉक। हरलॉक के अनुसार जो विकास की अवस्था है वो 11 भागों में बांटे हैं, और रॉस विकास की जो अवस्था है उसको 4 भागों में बांटे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।